हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके ज्ञान कुंवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चर्चा का विषय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, इसके बारे में जान लेते हैं। 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल के लिस्बन में हो रही है। पुर्तगाल सरकार केन्या की सह मेजबानी से इसे सम्मेलन को आयोजित कर रही है। ल्यू जिनमिंग इस कॉन्फ्रेंस के महासचिव हैं, जबकि मिगुएल डी शेरपा सोरेस विशेष सलाहकार के रूप में काम करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय स्केलिंग अप ओशियन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉकिंग पार्टनरशिप एंड सोल्यूशन है। SDG 14 दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोगों की आवश्यकता पर बल देता है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन वर्तमान में दुनिया भर में विद्यमान खासकर कोविड-19 महामारी से उजागर कई गंभीर समस्याओं को दूर करने के प्रयासों के अनुरूप है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। महासागर का महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। महासागर पृथ्वी की सतह के करीब 70% हिस्सों को कवर करते हैं। यह पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है। ये पृथ्वी की ऑक्सीजन का कम से कम 50% उत्पादन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 25% अवशोषित करते हैं। यह दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। यह न केवल ग्रह के फेफड़े बल्कि इसका सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी है। अगला हमारा चर्चा का विषय है वन हेल्थ फ्रेमवर्क अंडरटेकिंग परियोजना। कर्नाटक और उत्तराखंड में वन हेल्थ फ्रेमवर्क अंडरटेकिंग परियोजना को शुरू किया गया है। यह परियोजना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लागू की जा रही है। यह वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य से हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने की एक पहल है। कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के लिए क्षमता निर्माण योजना और वन हेल्थ ब्रोशर का अनावरण भी किया जाएगा। इस परियोजना को DAHD द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से कार्यान्वयन भागीदार के रूप में लागू किया जा रहा है। इस पहल के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर वन हेल्थ रोड मैप विकसित किया जाएगा। यह सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को शामिल करते हुए बेहतर प्रतिक्रिया तंत्र और प्रबंध के लैस भविष्य में जूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकने में मदद करेगा। गौरतलब है कि पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी विकास के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देता है। विभाग की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम आदि। अगला चर्चा का विषय है राजस्थान का बर्ड विलेज होगा वेटलैंड घोषित। मेनार गांव के बारे में जान लेते हैं। मेनार गांव को बर्ड विलेज भी कहा जाता है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले की
बल्लभनगर तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेनार गांव की जनसंख्या 5874 है। मेनार गांव का औसत लिंग अनुपात 980 है, जो राजस्थान राज्य के औसत 928 से अधिक है। इस गांव का बाल लिंग अनुपात 926 है, जो राजस्थान के औसत 888 से अधिक है। राजस्थान की तुलना में मेनार गांव में साक्षरता दर अधिक है। 2011 में राजस्थान के 66.11% की तुलना में मेनार गांव की साक्षरता दर 74.78% थी। गांव की 2 झीलों ब्रह्मा और धंध हर साल सर्दियों के मौसम में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों का निवास बनाती हैं। इसमें ग्रेटर फ्लेमिंग व्हाइट टेल लेपविंग पेल्किस मार्स हेरियर बार हेडेड गूंज कॉमन टील ग्रीन सैक पिटेल वेगलेट ग्रीन सैंडपाइपर और रेड वाल्ड लेपविंग शामिल हैं। मध्य एशिया, यूरोप और मंगोलिया से प्रवासी पक्षी यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। वेटलैंड के संरक्षण हेतु इस कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था, जबकि यह 1975 से लागू हुआ था। बता दें कि इस उपलक्ष्य में इस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस कन्वेंशन का आयोजन विलुप्त हो रहे प्रजाति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से किया गया था। इस कन्वेंशन भारत में 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ है। वर्तमान में भारत में 49 साइटों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। गौरतलब है कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाता है। अगला चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी। घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप रणजी ट्रॉफी के वर्ष 2022 के खिताब को जीतकर मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश ने फाइनल में 41 बार की विजेता टीम मुंबई को हराकर खिताब जीता है। मध्य प्रदेश ने टीम के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित की अगुवाई में यह कीर्तिमान हासिल किया। रणजी ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी भारत में क्षेत्रीय और राज्य के क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। प्रतियोगिता का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1934 में की गई थी। इस प्रतियोगिता में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल 38 टीमों ने हिस्सा लिया है। इसका पहला आयोजन मद्रास वर्ष जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड वैक्सीन एनकोवैक्स। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ देश का पहला पशु टीका एनकोवैक्स लॉन्च किया। इसे हरियाणा के हिसार स्थित ICAR केंद्र में लॉन्च किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन स्क्रीनिंग द्वारा विकसित यह वैक्सीन स्वदेशी रूप से निर्मित 6 टीकों में से एक है। यह वैक्सीन कोविड के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। ICAR के अनुसार एनकोवैक्स वैक्सीन एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है। इसका
कोविड-19 वायरस के खिलाफ कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोश पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैक्सीन में एक निष्क्रिय सार्स-कोव-2 डेल्टा एंटीजन होता है जिसमें अल हाइड्रोजेल सहायक के रूप में होता है। भारत को एंकोवैक्स पहला ऐसा टीका है जो जानवरों में कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सक्षम है। अगला चर्चा का विषय है हर घर तिरंगा अभियान। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। गौरतलब है कि इस अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले साल भारतीय झंडा संहिता में संशोधन किया गया था। दरअसल फ्लैग कोड के अनुसार पहले केवल हाथ से बुने हुए या हाथ से काते हुए झंडे बनाने की अनुमति थी। संशोधन के पश्चात अब पॉलिस्टर और मशीन से बने झंडों को भी अनुमति है। विभिन्न मंत्रालय गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से अपने कार्यालयों के लिए झंडे के ऑर्डर दे सकते हैं। यह तिरंगे के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए उनके अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति देती है। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संसाधनों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। हाल ही में चर्चा में रहा यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा। भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पहली बार एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा पाई गई है। यह खोज चमोली उत्तराखंड में स्थित मंडल घाटी में उत्तराखंड वन विभाग की एक रिसर्च टीम द्वारा खोजी गई है। इस खोज को प्लांट टेक्सोनॉमी और वनस्पति विज्ञान पर आधारित 106 साल पुरानी पत्रिका जर्नल ऑफ जापानीज बॉटनी में प्रकाशित किया गया है। अगला है IRS नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को IRS नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति समिति की सचिव दीप्ति उमाशंकर की ओर से इस बारे में एक पत्र जारी किया गया है। नितिन गुप्ता 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं और वर्तमान में वह बोर्ड में सदस्य जांच के रूप में कार्यरत हैं। अब ये देखिए, ये इराक की नदी में मिला सफ़ेद बाल और गुलाबी आँखों वाला दुर्लभ एशियाई ऑटर। इराक की टिग्रिस नदी में सफ़ेद बाल और गुलाबी आँखों वाला दुर्लभ यूरेशियाई ऑटर मिला है। इसे एक मछुआरे ने पकड़ा और उसने ऑटर का वीडियो ऑनलाइन शेयर कर दिया, जिसके बाद लोग इसे खरीदने के लिए 40 लाख से 60 लाख के प्रस्ताव देने लगे हैं। हालांकि मछुआरे ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। अगला है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक डॉक्टर वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का रविवार को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित कृष्णमूर्ति 1972 से 1990 के बीच सेल, गेल, भेल जैसे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के अध्यक्ष रहे थे। वह मारुति उद्योग के संस्थापक अध्यक्ष भी थे, जिसे मारुति सुजुकी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? लिस्बन, बी एम्स्टर्डम, सी मैड्रिड, डी बर्लिन। इसका सही विकल्प है
ए लिस्बन। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री संयुक्त राष्ट्रीय महासागरीय सम्मेलन 2022 में भाग लेने हेतु पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए रवाना हुए। इस सम्मेलन में 130 से अधिक देश भाग लेंगे। केन्या और पुर्तगाल की सरकारें इस सम्मेलन में सह मेजबानी करेंगी। यह सम्मेलन महासागरीय क्षेत्र की समस्याओं के लिए विज्ञान आधारित समाधान खोजने की एक अनूठी पहल है। अगला प्रश्न है, नेशनल काइटबोर्डिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ए तूतीकोरन, बी चेन्नई, सी कोच्चि, डी विशाखापत्तनम। इसका सही विकल्प है ए तूतीकोरन। नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का आयोजन तूतीकोरन में होगा। यह तमिलनाडु सेलिंग एसोसिएशन और चेन्नई सेलिंग अकेडमी द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में काइट बोर्डिंग की शुरुआत होगी। यह एक ऐसा खेल है जिसमें पानी, जमीन या बर्फ की सतह पर सवार को खींचने के लिए एक शक्तिशाली पतंग के साथ पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी बिम्स्टेक, ऑप्शन डी G7। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी G7। हाल ही में G7 समूह ने गरीब देशों में वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के लिए $600 बिलियन जुटाकर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की घोषणा की है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की घोषणा G7 समूह द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य विश्व के अल्प विकसित और गरीब देशों में मौजूद आर्थिक अंतराल को कम करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सायरन प्रणाली के साथ प्रयोग कर रहा है? ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही विकल्प है ए ओडिशा। ओडिशा वन विभाग मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सायरन सिस्टम का प्रयोग कर रहा है। यह सिस्टम ओडिशा के 2 गांवों में लगाया गया है। यह अपने इंफ्रारेड सेंटर सिस्टम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले हाथियों के झुंड का पता लगाता है। यह सिस्टम अलार्म बजाकर अलर्ट भी जारी करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित जगह मेनार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी राजस्थान। मेनार को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि अधिसूचित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जिसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की 2 झीलें बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती हैं। इन प्रवासी पक्षियों में फ्लेमिंगो, वाइट टेल लैपिंग, पेलकिल, मार्स हेरियर, बार हेडेड गूस, कॉमन टील, पिनटेल, ग्रीन सैंडपाइपर आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 जून, बी 28 जून, सी 29 जून, डी 30 जून। इसका सही विकल्प है ए 27 जून। आज यानी 27 जून को
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन में यह दिन घोषित किया था। यह दिवस नवाचार, रचनात्मकता और सतत विकास को बढ़ावा देने में एमएसएमई के योगदान को मान्यता के लिए मनाया जाता है। एमएसएमई दुनिया भर में 90% व्यवसायों, 60 से 70% रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद को 50% योगदान देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी नागालैंड। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिथुन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। मिथुन पर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए जून 1988 में नागालैंड राज्य में राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। मिथुन एक जुगाली करने वाली प्रजाति है जो बोविडाए परिवार से संबंधित है। इसे जंगली गौर का पालतू रूप भी माना जाता है। यह पूर्वी हिमालय की स्थानीय प्रजाति है। अगला प्रश्न है, इसे गयाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे गयाल के नाम से भी जाना जाता है और यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। इसकी आयुसीएन स्थिति वल्नरेबल VU है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा क्या है? ए अरब सागर में मछली की एक प्रजाति, बी पश्चिमी घाट में जंगली फूल की एक प्रजाति, सी उत्तराखंड में दुर्लभ पौधों की एक प्रजाति, डी सिक्किम में तितली की एक प्रजाति। इसका सही विकल्प है सी उत्तराखंड में दुर्लभ पौधों की एक प्रजाति। अगला प्रश्न है, वन हेल्थ परियोजना को प्रयोग के तौर पर कहाँ से शुरू किया जा रहा है? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी शिमला, डी हैदराबाद। इसका सही विकल्प है बी बेंगलुरु। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ कर्नाटक और उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ परियोजना को लागू कर रहा है। अगला प्रश्न है, साल्मोनेला टाइफी का संबंध किस बीमारी से है? ए तपेदिक, बी न्यूमोनिया, सी कोरोना, डी टाइफाइड। इसका सही विकल्प है डी टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया जिसके कारण टाइफाइड होता है, इंसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहा है। शोधकर्ताओं ने टाइफाइड बुखार को वैश्विक जन स्वास्थ्य चिंता के रूप में रेखांकित किया है। इस रोग के सफलतापूर्वक इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस रोग के कारण बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी में एंटीमाइक्रोबियल रेजिडेंसी का विकसित होना चिंता की बात है। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के उपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या है? एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंज ड्यूरिंग पेंडेमिक, बी है एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंज अराउंड द वर्ल्ड, सी है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन अफ्रीका, डी है एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसका सही विकल्प है डी एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंजेस इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग के गंभीर प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 जून को यह दिवस मनाने का फैसला किया गया। इसे मनाने का उद्देश्य समाज को मादक द्रव्यों के सेवन से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ए 24 जून, बी 25 जून, सी 26 जून, डी 27 जून। इसका सही विकल्प है बी 25 जून। अगला प्रश्न है, 24 जून 2022 को खुफिया ब्यूरो IB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए दिनकर गुप्ता, बी स्वागत दास, सी सामंत गोयल, डी तपन कुमार। इसका सही विकल्प है डी तपन कुमार डेका। अगला प्रश्न है, 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। इसका सही विकल्प है डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? हाल में पद्मा पुल का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया। इसके उद्घाटन शेख हसीना द्वारा किया गया, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ कांत, बी परमेश्वर अय्यर, सी सुमन के बेरी, डी राजीव कुमार। इसका सही विकल्प है बी परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही विकल्प है ए उड़ीसा, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको हम जल्दी कवर करते हैं। हाल ही में कहाँ पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है? ए मुंबई, बी जयपुर, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। इसका सही विकल्प है डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी पीयूष गोयल, डी सोम प्रकाश। इसका सही विकल्प है ए नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ए रामानाथन कृष्णन, बी रमेश कृष्णन, सी लिएंडर पेस, डी विजय अमृतराज। इसका सही विकल्प है डी विजय अमृतराज। अगला प्रश्न है, आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स से देंगे। प्रश्न है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में कॉमन चैती ग्रीन शंख पिन टेल वैगटेल है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।